अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल साजिद के साथ मैं हूं आपका मेजबान। बहरिया टाउन के चेयरमैन मलिक रियाज के खिलाफ न्यू मरी प्रोजेक्ट गोल्फ सिटी के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया गया है। एहतसाब अदालत नंबर 1 रावलपिंडी में दायर रेफरेंस में मलिक रियाज के खिलाफ 4,500 कनाल सरकारी अराजी पर कब्जा करने का इल्जाम है। 4,500 कनाल अराजी में महकमा जंगलात की अराजी और मोज़े मांगा, मोज़े सालक तीर और दीगर मुल्का जो दही मोज़ेयात हैं वो शामिल हैं। मलिक रियाज ने महकमा माल और महकमा जंगलात के अफसरान की मिली भगत से सरकारी जमीन और शामिलात पर मुश्तमिल दही जो रकबा है उस पर कब्जा किया। ये उन पर इल्जामात हैं। रेफरेंस में मुबैना तौर पर महकमा माल के 28 मुलजिमान को नामजद किया गया है। प्रोजेक्ट ऑफ सिटी पर साल 2016 में मुकदमा दर्ज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर जंगलात की अराजी और शामिलात पर नाजायज कब्जा और तामीरात के खिलाफ नैब को तहकीकात के लिए कहा गया था। अब इस पर इससे पहले कि हम मुल्क की सियासत की बात करें, अब्दुल्ला मोमन साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं। अब्दुल्ला बड़े जबरदस्त रिपोर्टर हैं हमारे डॉन के। फिर ज़िया साहब और माजिद निजामी साहब से हम तजिया भी लेंगे। अब्दुल्ला, क्या मामला है? ये एक अलग से केस मलिक रियाज साहब पे अब सामने आ गया। जी बिल्कुल आदिल, ये जो केस है बहरिया टाउन मरी न्यू मरी वाला, ये 2006-7 में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में आया था और उस 2006-7 में सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो किया था कि मरी के जो जंगलाती ज़मीन है या दीगर ज़मीन है उस पर जो हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही है तो उस पर सुमोटो हुआ। तो 66 लोग जो थे वो इसके खिलाफ मलिक रियाज के खिलाफ कंप्लेन लेके आए थे कि ये हमारे ज़मीनों पर कब्जे कर रहा है। और उस वक्त की जो ज़िली इंतज़ामिया थी मरी, उन्होंने ज़बरदस्ती लोगों को वहाँ से निकाला था और एक नोटिफिकेशन के जरिए लोगों की ज़मीनों पर कब्जे किए गए, बहुत सारे लोगों को अदायगियां नहीं की गई। और उसके बाद 2016-17 में दोबारा ये जो केस है ये शुरू हुआ और नेब को तहकीकात के लिए कहा गया। लेकिन नेब मुसलसल मतलब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तो नेब को कहा गया कि इस केस की तहकीकात करे। लेकिन मलिक रियाज साहब इतने इन्फ्लुएंशियल थे निज़ाम के अंदर कि जितने भी चेयरमैन नेब आए या उस वक्त का जो सिस्टम था, जो ब्यूरोक्रेसी थी या उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी, उसके साथ बड़े उनके ताल्लुकात थे। तो मलिक रियाज साहब के खिलाफ रेफरेंस जो है वो जो तहकीकात है वो आगे नहीं बढ़ सकी। इवन जावेद इकबाल साहब जो चेयरमैन नेब थे उस वक्त भी नहीं बढ़ सकी। तो अब जो मलिक रियाज साहब के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई है, इससे पहले जो अलकादिर ट्रस्ट है और बहरिया टाउन कराची है, उसके बाद नेब ने तहकीकात मजीद तेज कर दी। और ये उन दोनों से सेपरेट केस है। ये बिल्कुल सेपरेट केस है। मलिक रियाज साहब ने 4,500 सरकारी 4,500 केनाल जो सरकारी जमीन है उस पर कब्जा किया और उसमें महकमा जंगलात जो है उसकी जमीन है। और इसके साथ साथ पंजाब वाइल्ड लाइफ एक्ट जो 1974 है उसमें ये कहा गया है कि आप जो जंगलात है ये एक नेशनल पार्क का एरिया है, उसमें आप जो है वो तामीरात नहीं कर सकते। तो इसमें कुल 28 मुलजिमान है। 3 रोज पहले इन मुलजिमान के नाम जो है वो स्टॉप लिस्ट पर डाले गए, जबकि इसके साथ साथ इनको मुल्क से बाहर जाने पर पाबंदी आयद की गई। और मलिक रियाज साहब जो है उसमें मोस्टली महकमा जंगलात और महकमा माल के जो 28 मुलजिमान है उन्होंने कहा कि इनकी मिली भगत से इन्होंने सब कुछ किया है। तो इस वक्त अब्दुल्ला, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, माजिद निजामी साहब हैं, किसी तारफ के मुताज नहीं है, दोनों पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी या जर्नलिस्ट हैं। यहां पर सिचुएशन इस वक्त ये है नाज़रीन के इस्लामाबाद में अगर हालात हाजरा की बात की जाए तो हुकूमत मुस्तहकम नजर आ रही है। जहां तक अदम एतमाद की बात है, दूर दूर तक कोई चांस नहीं। और पीपल्स पार्टी भी शायद इस पोजीशन में नहीं है कि वो अदम एतमाद ले आ जाएगी और पीपल्स पार्टी के बगैर तकरीबन ये नामुमकिन है। माशी जो इशारे हैं वो हमने देखे कि अच्छी सिमत में जा रहे हैं और जो अदरवाइज भी इशारे हैं जो कि अक्सर मुक्तदरा की तरफ से आते हैं। आर्मी चीफ की रिसेंट जो साफियों से गुफ्तगू हुई वो भी रिपोर्ट हो चुकी है। उन्होंने भी परफॉर्मेंस की तारीफ करना मतलब यह है कि दबे अल्फाज में शहबाज शरीफ पर उन्होंने एतमाद ही किया। और खुसूसन जब वो खत की बात आई कि जी खत अगर आया तो वो उनके पास जाएगा, वो जाने और खतूत जाने। लेकिन दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो हुकूमत को चैलेंज करने के लिए जो एक ग्रैंड अलायंस, एक ग्रैंड ओपोजिशन बन सकता है। आप देखें कि पीका लॉ आया, जर्नलिस्ट निकले, प्रोटेस्ट हुआ, वकला निकले, प्रोटेस्ट हुआ, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ, शायद खकान अब्बासी और मुस्तफ़ा नवाज खोकर जैसे लोग जो हैं, मौलाना फजल रहमान जैसे लोग जो हैं वो इकट्ठे बैठे। लेकिन देखें तो तहरीक इंसाफ इस वक्त तो अपने आप को नहीं संभाल सकती। तो ग्रैंड अलायंस बनना जो है, क्या वो एक पॉसिबिलिटी है? और अगर वो होती भी है
तो वो हुकूमत को कितना टफ टाइम दे सकते हैं, जब हमें पाकिस्तान की तारीख का पता है कि जब तक एस्टैब्लिशमेंट ना जाए हुकूमत को घर भिजवाना तकरीबन नामुमकिन ही है। हमारी तारीख में हमने यही देखा है। आमिर ज़िया साहब, कितना एग्री करते हैं आप मेरे इस तज्जिए से भी और सवाल से भी? देखिए, पहली बात तो आपने ये कहा कि जी हुकूमत मुस्तहकम नजर आ रही है। यकीनन जो आप फरमा रहे हैं कि हुकूमत मुस्तहकम है, लेकिन अलमिया ये है आदिल शाहजेब साहब के पाकिस्तान जो है वो गैर मुस्तहकम है और पाकिस्तान कमजोर है। हुकूमत मजबूत है लेकिन पाकिस्तान कमजोर है। जिन माशी इशारियों की हम तारीफ कर रहे हैं, कुछ मैक्रो इकॉनमी के 2-4 इंडिकेटर्स हैं। असल मसला तो ये कि इस मुल्क में 38% बच्चे जो है स्टंटेड ग्रोथ के साथ पैदा होते हैं, और हमारी जो है मतलब है कि जो लिटरेसी पॉवर्टी है वो 78% के ऊपर है, 78% है। तो अब आप समझते हैं कि अगर ये मुल्क तरक्की कर रहा है तो हम मान लेते हैं, या हुकूमत अगर ये दावा कर रही है, तो लोगों का जो एतमाद है इन्वेस्टर्स का वो इस हुकूमत पे 0 है, 0/0 है। जब भी आप देखें कि कोई नई सरमायाकारी नहीं, वजह क्या है आमिर ज़िया साहब? ये जो 0/0 है उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि जो पूरा सेटअप है ये एक बहुत ही मुतनाज़ा तरीन, पाकिस्तान की तारीख के मुतनाज़ा तरीन इंतखाबात की वजह से ये सेटअप वजूद में आया। जो इंतखाबात इतने मुतनाज़ा थे कि उसने तमाम साबका इंतखाबात के रिकॉर्ड तोड़ दिए। आप पतन की रिपोर्ट को मगर मुलाहिजा फरमाइए, और वो बड़ी मुसरत रिपोर्ट है, उसको हुकूमत ने चैलेंज नहीं किया है, वरना उसके ऊपर डिफेमेशन का केस फाइल करें। वो कहते हैं कि जी इनके तमाम नून लीग के बड़े लोग थे, बशमूल नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहब और शहबाज शरीफ साहब, तमाम लोग इलेक्शन हार गए। वो ये बताते हैं कि अपनी पतन की रिपोर्ट में कि जनाब प्रोविंस के अंदर जो है वोट का तनासुब अगर 40 से आ रहे तो नेशनल असेंबली में 101% वोट पड़ गए, 112% वोट पड़ गए। तो इन इंतखाबात के मुतनाज़ा होने में कोई शक व शुबा नहीं है। फिर जो अभी आप रेफरेंस का बता रहे थे आमिर साहब देखिए, बिल्कुल मैं आपके जो पॉइंट हैं मैं उससे पार्शली बिल्कुल एग्री करता हूं, लेकिन सवाल यह है कि इतनी अगर कमजोर गवर्नमेंट है तो आगे से जो ओपोजिशन है वो कहां है? वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। मतलब तहरीक इंसाफ अपने अंदर फंसी हुई है, ग्रैंड अलायंस तो दूर दूर तक हमें नजर नहीं आ रहा। तो ये हुकूमत अगर कमजोर भी है, मुतनाजा भी है, जिस तरह से भी आई है, ये हमें चलती नजर आ रही है आगे। मैंने पहले जुमला अगर आप गौर करते, मैंने यही तो कहा है कि हुकूमत मजबूत है लेकिन पाकिस्तान कमजोर है। बात ही कि आप बंदूक की नाव पे, डंडे के जोर पे तो कुछ भी कर सकते हैं जो कर रहे हैं आप। बात ही कि लेजिटिमेसी लोग कबूल नहीं कर रहे। अच्छा, अगर आपकी हिज़्ब इख्तिलाफ डिवाइडेड है, कमजोर है, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि इनको लेजिटिमेसी मिल जाए। हमारे यहाँ आदिल शाहजेब साहब 2 तरह की जो है ऑपोजिशन है। एक वो ऑपोजिशन है जो सिस्टम के अंदर है, तहरीक इंसाफ हो गई, उसमें जमीयत उलमा इस्लाम हो गई, जमात इस्लामी हो गई और दीगर जमातें, ठीक है ना, वो जो भी है। फिर एक वो हिज़्ब इख्तिलाफ है जो सिस्टम से बाहर है, टीटीपी की सूरत में है, बलूचिस्तान में उन्होंने बंदूक उठाई हुई है, और इसमें कोई मुबालगा राई नहीं है कि वहां पर बहुत सारे इलाकों पर रेट ऑफ द स्टेट खत्म हो गई। आप मुझसे बेहतर जानते हैं 4 बजे के बाद लोग निकलते हुए डरते हैं। तो अगर ये कोई कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में खून बरसने लगा है और पाकिस्तान दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में, तो मेरे ख्याल में वो अपने साथ जो है मुल्क के साथ ज्यादती कर रहे हैं। सच बोलना चाहिए, ऐसा नहीं है। ठीक, चले जरा निजामी साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। माजिद निजामी साहब, यही सवाल आपसे और वही तज्जिया जो मैंने किया था, आप उससे कितना एग्री करते हैं? आमिर साहब तो कह रहे हैं तरक्की नहीं कर रहा। अभी मेरा नहीं ख्याल कि हम उसे कह सकते हैं कि तरक्की कर रहा है, शायद ग्रेजुअली ट्रैक पर आना शुरू हो गए, लेकिन अवाम के साथ जो एक कनेक्टिविटी है वो उस तरह से गवर्नमेंट कनेक्ट नहीं कर पा रही। इश्तिहारात तो बहुत ज्यादा हैं, ये प्रोजेक्ट भी हो रहा है, वो प्रोजेक्ट भी हो रहा है, पॉपुलैरिटी उस तरह से नहीं बढ़ रही जिस तरह से गवर्नमेंट का दावा है कि उनकी परफॉर्मेंस है। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आपको मुस्तकबिल करीब में गवर्नमेंट के लिए ओपोजिशन कोई चैलेंज बनता दिख रही है? कि मुझे इस गुफ्तगू को 2 हिस्सों में तकसीम करना पड़ेगा जी। पहला हिस्सा गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी के हवाले से है, और हमने ये देखा कि 1 साल के अंदर उन्होंने आईनी तौर पे या गैर आईनी तौर पे हर तरीका इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपने मुखालफिन का बंदोबस्त किया है। वो सहाफती मुखालफिन हो, वो सियासी मुखालफिन हो, या वो अदालती मुखालफिन हो। एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो आखिरी मोर्चा था वो भी रियासत ने फतह कर लिया है, और इसके बाद अब कोई गुंजाइश नजर नहीं आती कि उन्हें किसी जगह से मुजाहमत का सामना हो। तो ये तो गवर्नमेंट के साइड की चीज है, लेकिन उसमें सवाल फिर वही है कि क्या कानूनी तौर पे मामलात हुए, क्या आईनी तौर पे हुए या नहीं हुए।
ये बिल्कुल एक बहस है जिसमें काफी गैर कानूनी और गैर आईनी चीजें जो है वो तरीकेकार अपनाए गए। तो अब इस सारी सूरत हाल में जब हम तहरीक इंसाफ की बात करते हैं तो ये बात दुरुस्त है कि उनकी जानिब से कोई बड़ा खतरा नजर नहीं आ रहा, जिसकी वजूहात हमारे सामने है। इस वजह से किसी एहतजाजी तहरीक का चलना या उसका कामयाब होना फिलवक्त मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन सवाल फिर वहीं पे मौजूद रहेगा कि क्या हुकूमत में जो शफाफियत है या हुकूमत का जो कानूनी या अखलाकी जवाब है वो किस हद तक मौजूद है, क्योंकि इलेक्शन 2024 का जब तक सवाल रहेगा तो ये चीजें बार बार डिस्कस होती रहेंगी और फिर जैसे ही हुकूमत को किसी दबाव का या मुखालफत का सामना होगा तो वो कहीं ना कहीं परेशान होंगे। दूसरा मामला इसमें जो अहम है वो ये है कि मुआशी इशारियों के हवाले से हुकूमत पूरी उम्मीद तो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या वो चीजें अवाम तक पहुंच रही हैं डाउन इफेक्ट या मिडिल क्लास तक उसका इफेक्ट है, मुझे ऐसा नहीं लगता। उसकी वजह यह है कि हमने 2-3 जो इंडिकेटर्स हैं जो गवर्नमेंट की जानिब से ही आए लेकिन वो गवर्नमेंट के हक में नहीं जाते। मिसाल के तौर पर वजारत खजाना ने पिछले हफ्ते ये कहा कि सैलरीड क्लास से इस रवा माली साल के पहले 6 महीने में 100 अरब रुपए जायद टैक्स वसूल किया गया है। अब ये वो एजुकेटेड मिडिल क्लास है कि जो पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा करना चाहती है, लेकिन क्योंकि एट सोर्स टैक्स कटता है तो वो मुतासिर हो रहे हैं। जो शुगर माफिया है, जो टेक्सटाइल ऑनर्स हैं, बाकी लोग हैं, वो तो अपने लिए रायतें हासिल कर लेते हैं, लेकिन वो एजुकेटेड मिडिल क्लास जिसकी वजह से मुल्क ग्रो करता है वो मुश्किल में है। तो इसके साथ साथ अगर हम किसानों की बात करें या पंजाब में गंदम के हवाले से जो मामला हुए तो अवाम के अंदर एक बेचैनी मौजूद है, उसकी वजह हुकूमती इक़दामात ही हैं। तो ये बात दुरुस्त है कि सियासी तौर पर शायद उस तरह से मामलात खराबी की तरफ नहीं जा रहे, लेकिन जो बेचैनी है उसका फिलहाल कोई इलाज मौजूद नहीं। इलाज मौजूद नहीं है। माजिद निजामी साहब और आमिर ज़ा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। तकरीबन तजिया उन्होंने किया। नाज़रीन, वक्त हुए चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रशिया और यूएस जो कि यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए मुत्तहिद होकर बैठने की अगर बात की जाए, रशिया और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग के खात्मे के लिए अमेरिका और रशिया ने सऊदी अरब में बातचीत का आगाज कर दिया है। यूक्रेन तनाज़े पर रशियन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सर्गेई लावरोव और अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो, कौमी सलामती के मुशीर माइक वॉल्ट्स पर मुश्तमिल अमरीकी टीम से आज मुलाकात उन्होंने की है। इस हवाले से दोनों फरीकों का कहना है कि पहले आला सतह की मुलाकात के नतीजे में किसी पेशरफ्त का इम्कान कम है और किसी भी हतमी मरहले तक पहुंचने में वक्त लगेगा। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान के मुताबिक सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में बातचीत के पहले दौर के बाद फरीकैन ने यूक्रेन तनाज़े को फौरी खत्म करने के लिए आला सतही टीमें मुकर्रर करने का फैसला किया है। बयान के मुताबिक इसका मकसद यूक्रेन तनाज़े का ऐसा काबिल कबूल अमल तराश करना है जो तमाम फरीकैन के लिए काबिल कबूल हो। इस अहम मुलाकात में सऊदी अरब के जो वजीर खारजा है प्रिंस फैसल बिन फरहान सऊद और कौमी सलामती के मुशीर मसाद बिन अब्दुल मोहम्मदुल एबान भी शरीक थे, लेकिन इस इब्तिदाई बातचीत के लिए यूक्रेन को मदऊ नहीं किया गया, जिस पर यूक्रेनियन जो प्रेसिडेंट है ज़ेलेंस्की, उनका यह कहना है कि रियाज में होने वाली मुलाकात से मुतालिक उन्हें कुछ इल्म नहीं और यूक्रेन को शामिल किए बगैर इसके बारे में किसी भी चीज या मुआहदे को वो तस्लीम नहीं कर सकते। रशिया और यूएस का किसी भी अहम मामले के लिए एक मेज पर आना दुनिया के लिए एक हैरान कुन है। ऑल्दो डोनाल्ड ट्रंप पहले कह चुके थे कि मैं 24 घंटों में यूक्रेन की जंग खत्म कर दूंगा, खैर वो तो एक एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट थी। एक तरफ अमेरिका अपने हरीफ रशिया के साथ मुलाकातें कर रहा है जिसमें सऊदी अरब का किरदार इंतहाई अहम रहा है क्योंकि ये मुलाकातें रियाज में हो रही है। दूसरी जानिब चीन और अमेरिका के ताल्लुकात में फिलहाल उस तरह से मुस्बत पेशरफ्त नहीं हुई जितनी तेजी से रशिया और अमेरिका में यह खलीज कम हुई। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती जंग का आगाज बड़े पहले से हो चुका है, एक दूसरे पर इजाफी टैरिफ आयद करने के ऐलानात हो चुके हैं। ऐसे में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और साबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर जर्मन टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि पाकिस्तान चाइना और अमेरिका के दरमियान पुल का किरदार अदा कर सकता है। Pakistani perspective, historically we've played the role of a bridge
builder rather than, say, a dividing force, or there are some countries who are profiting or benefiting from the fact. We would like to see ourselves as bridge builders, and we've played that role in the past between establishing diplomatic contacts and the relationship between the United States and China. नाज़रीन, आपने सुना बिलावल भुट्टो जरदारी का इंटरव्यू DW के 2 सीनियर जर्नलिस्ट ने लिया, जिनमें DW एशिया के हेड जनाब शामिल शम्स भी शामिल थे। शामिल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शामिल साहब, पहले तो थैंक यू सो मच, आपने अपनी मसरूफियात टाइम निकाला। जब आपने बिलावल की ये स्टेटमेंट सुनी तो आप, मुझे पता है, फॉरेन अफेयर्स को बड़े अरसे से और बड़ा इन डेप्थ कवर करते हैं कि पाकिस्तान का किरदार, वो भी अमेरिका और चीन के ताल्लुकात बेहतर बनाने में, एक तो हम वो मुल्क हैं, हमने बड़ा स्मार्टली ऑपरेट किया दोनों के दरमियान, लेकिन कभी कभार एक तरफ से भी कान खींचे जाते हैं, दूसरी तरफ से भी कान खींचे जाते हैं। आपका तज्जिया ओवरऑल क्या है इस पर? आदिल, बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने के लिए। मैं समझता हूं कि ये एक मैच्योर गुफ्तगू की है उन्होंने, और इसी तरह से बात करनी चाहिए। डिप्लोमेटिक बात इसी तरह से होती है। ये एक अलहदा बहस है कि क्या पाकिस्तान वाकई पुल का किरदार अदा कर सकता है चीन और अमेरिका के दरमियान, लेकिन ये बात कहना, इस बात को समझना कि पाकिस्तान को अपने पड़ोसी मुल्क चीन से अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए, और अमेरिका और मगरब भी पाकिस्तान के लिए यूरोप बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उन्होंने गुफ्तगू की हमसे म्यूनिख में, तो ये बात काफी मैच्योर मुझे लगी। कतई नजर इसके कि ये मुमकिन होगा पाकिस्तान के लिए कि नहीं, चूंकि पाकिस्तान की इस वक्त कोई बहुत ज्यादा अहमियत है नहीं जियोपॉलिटिकल या इंटरनेशनल, अमेरिका के लिए और ट्रंप के लिए खास तौर पे। तो ये बात जरा मुश्किल नजर आती है कि पाकिस्तान क्या वाकई प्रैक्टिकली क्या किरदार अदा कर पाएगा इसमें, जो बिलावल भुट्टो कह रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये बात कहना एक इंटरनेशनल फोरम पे, इंटरनेशनल मीडिया के साथ, ये उनकी पुख्तगी की कुछ अलामत तो है मेरे नजदीक। ठीक, शामिल, ये जो आपने कहा कि पाकिस्तान की इतनी अहमियत नहीं रह गई साउथ एशिया में यूएस के लिए, और यूएस की जो साउथ एशिया की पॉलिसी है वो हम सबको पता है, इंडो पैसिफिक है, चाइना को कंटेन करना है, तो उसमें पाकिस्तान पता नहीं कहां पे फिट आ सकता है, नहीं आ सकता। इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में जाहिर बात है आपकी उनसे ऑफ ऑन द रिकॉर्ड पाकिस्तान की डोमेस्टिक जो पॉलिटिक्स है उस पर भी शायद गुफ्तगू हुई होगी। आप क्या समझते हैं कि क्या अमेरिका डाउन द लाइन जाके पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के मामलात हैं उसमें कुछ इंटरेस्ट दिखा सकता है? मैं ये तो नहीं कहूंगा कि क्या ट्रंप साहब जो हैं वो इमरान खान के लिए कॉल कर सकते हैं, लेकिन क्या कुछ ना कुछ दबाव बढ़ सकता है पाकिस्तान पर? 2 बातें इंटरव्यू में जो है वो उन्होंने की जिससे इशारा कुछ मिला। एक तो मैंने उनसे ये पूछा कि एक ब्रॉडर कंसेंसस पाकिस्तान में जरूरी है, मुआशी इस्तेहकाम कदरे पाकिस्तान में आ रहा है और ये हमें तस्लीम करना चाहिए, लेकिन सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। तो ये किस तरह से मुमकिन होगा कि सिक्योरिटी चैलेंजेस पाकिस्तान की हुकूमत या रियासत जो है वो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी पाकिस्तान को बनानी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान को खतरात हैं सिक्योरिटी के। तो उसके लिए एक सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है, कंसेंसस बिल्डिंग की जरूरत है। तो ये कैसे मुमकिन है कि इमरान खान और पीटीआई की जो इस वक्त सियासत है, जो सूरत हाल है, वो जेल में है, तो ये बन नहीं रहा इस तरह का कोई कंसेंसस। तो बिलावल भुट्टो को कहना था कि जेल में उनके वाले साहब भी रहे, मरियम नवाज भी रही, नवाज शरीफ भी रहे, तो पॉलिटिकल कंसेंसस बनाना मुश्किल है, लेकिन ये काम नामुमकिन नहीं है। और उनका ये भी कहना था कि जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, और उनका इशारा अफगानिस्तान की तरफ था कि इमरान खान तो इस कंसेंसस में पहले भी कभी नहीं थे, और वो इस कंसेंसस में शायद अभी भी उनकी हिमायत हासिल ना हो। तो उन्होंने एक तरह से ये इशारा किया कि इमरान खान तो शायद इस कंसेंसस बिल्डिंग में अगर वो जेल में ना होते तो तब भी कोई किरदार अदा ना करते। दूसरी बात ये थी जो कि सवाल मैंने उनसे ईरान से मुताल्लिक़ किया, क्योंकि उनका ये कहना था कि पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी मसाइल हैं वो अफगानिस्तान की तरफ से ज्यादा है, ईरान से नहीं है। तो मैंने उनसे ये अर्ज की कि इस वक्त जो मशरिक़ वस्ता के हालात हैं, और अगर ईरान के साथ एस्केलेशन बढ़ती है तो पाकिस्तान पे फॉल आउट बहुत ज्यादा हो सकता है, इसलिए कि पाकिस्तान में सेक्टेरियन रिफ्ट्स भी हैं और ईरान पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क भी है। तो उन्होंने कदरे इस बात को तस्लीम किया और उन्होंने कहा कि एस्केलेशन नहीं होनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि अमेरिका उस सूरत में
या मगरिब उस सूरत में पाकिस्तान की तरफ जो है वो रुजू करेगा और डोमेस्टिक मामलात में भी शायद, हालांकि वो कहते नहीं है कि हम करते हैं इसमें मदाखलत, लेकिन शायद उसकी जरूरत उस वक्त महसूस हो जब अगर ईरान के साथ कुछ ऐसे मामलात बिगड़ते हैं तो पाकिस्तान में मेरा ख्याल ये है कि उस वक्त तो पाकिस्तान में सूरत हाल कुछ ऐसी होगी कि सियासी लोगों के लिए गुंजाइश मजीद कम हो जाएगी, इसलिए कि पाकिस्तान में इस तरह की सूरत हाल जब होती है पड़ोसी ममालिक में जियोपॉलिटिकल, तो मिलिट्री ज्यादा एक पावरफुल और स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नजर आती है, और अगर एस्केलेशन हुई ईरान के साथ मजीद तो उस वक्त मेरा यह ख्याल है कि पाकिस्तान में जो मिलिट्री है वो ज्यादा और मजबूती की तरफ जाएगी इससे भी जो कि वो इस वक्त है। ये मेरा अपना तज्जिया है, मेरा जाती तज्जिया। ठीक, शामिल शम्स, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आज़ीन जर्मनी से हमारे साथ थे, डॉचे वेले एशिया के एडिटर थे और उन्होंने बिलावल साहब का बड़ा एक जबरदस्त इंटरव्यू किया। एंड ऑफ कोर्स उन्होंने जिस तरह कहा, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट ये डिस्क्लेमर लगाते हैं कि ये उनका अपना तजिया है, उनके इदारे का नहीं। वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का नाज़रीन, जिसके बाद एक दफा फिर जिला कुरम के मामलात जो हैं वो हाथ से निकलते जा रहे हैं। सिक्योरिटी की सिचुएशन काफी खराब हो चुकी है। क्या मामलात हैं, ब्रेक के बाद इस पर गुफ्तगू करें। वेलकम बैक नाज़रीन। खैबर पुख्तूनख्वा का हुकूमत ने जिला कुरम सामान ले जाने वाली गाड़ियों के काफिलों पर फायरिंग के वाक़यात से सख्ती से निपटने का फैसला करते हुए शरपसंदों के खिलाफ बिला तफरीक और सख्त कार्रवाई करने की हिदायत कर दी। सूबाई हुकूमत ने कुरम के इलाके उचत, मंदुरी और दीगर इलाकों को शरपसंदों से पाक करने का फैसला कर लिया है। शरपसंदों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों के लिए मकामी आबादी को वहां से निकाला जाएगा। आपको बताते चलें, गुज़श्ता रोज जिला कुरम में अशियाए खुर्दनोश ले जाने वाले इमदादी काफिले पर मुसल्लह अफराद ने एक दफा फिर फायरिंग की थी। इसी तरह के काफिले पर पहले भी हो चुका था फायरिंग, जिसके नतीजे में एक ड्राइवर जख्मी हो गया। हमलावरों ने अद्वियात से भरे ट्रकों को लूट लिया। वाक़े के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने हमलावरों को गनशिप हेलीकॉप्टरों से निशाना बनाया। बेशतर ट्रकों को टल की तरफ वापस रवाना कर दिया गया। तशद्दुद की ताज़ा लहर ने इलाके में मौजूद गैर यकीनी अमन को मजीद खतरे में डाल दिया है। रवां साल के अवाइल में कुरम में मुतहारिब धड़ों के दरमियान जंगबंदी का मुआहदा तय पाने के बाद से भी इलाके को भारी सिक्योरिटी एहलकारों के हमरा काफिलों के जरिए इमदाद फराम की जा रही थी। पुलिस के मुताबिक लोअर कुरम के इलाके उचत और डट कमर में 64 गाड़ियों के काफिले पर फायरिंग की गई थी। पुलिस के मुताबिक गनशिप हेलीकॉप्टरों ने हमलावरों पर शेलिंग की थी और शरपसंदों के हमलों के बाद इमदादी काफिलों को बचाने की कोशिशों में 5 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए थे। शुदा में FC के 4 और पाक फौज का 1 जवान शामिल था। जिला कुरम में अमन अमान के मसले पर गुज़श्ता साल दिसंबर में गवर्नर खैबर पुख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी मुनक्किद की, जिसपे हमने वहां से उसकी कवरी की। इस मौके पर PTI के अलावा तमाम सियासी जमातें मौजूद थी। उन कायदीन का क्या कहना था, सुनिए जरा। वज़ीर-ए-आज़म साहब आज तक खैबर पुख्तूनख्वा नहीं है, उन्होंने आज तक यहाँ पर हमारे लॉ एंड ऑर्डर पे कोई मीटिंग ही चेयर नहीं की। अगर तनकीद करते हैं, सबसे ज्यादा जिम्मेवारी सूबाई हुकूमत की 18th अमेंडमेंट के बाद उन्होंने सूबे को मिलिटेंट्स के हवाले कर दिया। सूबे का मसला है, लॉ एंड ऑर्डर का भी है और हमारे वसाइल का भी मसला से नहीं काफी मुद्दे से चल रहा है। बीच में उतार चढ़ाव कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कम, और खासकर ये चंद ये साल 1.5 साल से तो बहुत ही उसमें इजाफा हुआ। कुरम में क्या हो रहा है और इतने लोग बेचारों की कत्लेआम हुई, वही दूसरी लाइनर क्या सूरत है। जिला कुरम का फौरी मसला है। बड़ा चिनार, सद्दा और दूसरे मकामात पे जो वाकयात हुए इस वक्त फौरी तौर पे तो वो बर्निंग इशू है, हॉट स्पॉट वो है। गुज़श्ता माह वस्ती कुरम के मुख्तलिफ इलाकों बशमील मंदूरी, उच्चत, चारखेल, चपड़ी और पारा में अस्करियत पसंदों के कब्जे से इलाकों को साफ करने के लिए ऑपरेशन भी शुरू किया गया था, लेकिन क्या बना उसका। अकील यूसुफजई साहब मारूफ मुसन्निफ हैं और KP के बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं। अकील साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये क्या वजह है कि जरगों के बावजूद, फैसलों के बावजूद, जंगबंदियों के बावजूद, भारी असला वापस लेने के दावों के बावजूद कुरम का मामला हल नहीं हो रहा। अकील यूसुफजई साहब, बहुत शुक्रिया आदिल के डान न्यूज और आपने इस वाले इशू को उठाया। देखो, हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आदिल के हमने कुरम को एक डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया है खैबर पख्तूनख्वा का। खैबर पख्तूनख्वा में 35 डिस्ट्रिक्ट है, पाकिस्तान के अंदर 150 डिस्ट्रिक्ट्स हैं।
आप अंदाजा लगाए कि इनकलाबी हुकूमत ने, तब्दीली वाली सरकार ने एक साल में, जो एक साल हो गया है इस हुकूमत को आए हुए, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की उस डिस्ट्रिक्ट को क्लियर नहीं किया है जिस पर मुझसे ज्यादा आपको पता है कि इंटरनेशनल प्रैक्टिस जो है ना कितनी एग्जिस्ट करती है उधर। कि मुलायम मसूद कुरम और का कमांडर रहा है आदिल साहब, जो फिदाई का बाप था, एक बंदा था, सारी लफ्ज अजीब लग रहा है, कारी हुसैन, वो कुरम का कमांडर रहा है। कुरम में 78 से लेकर अभी तक प्रासी जो है ना पाकिस्तान के अंदर, अभी तो बलूचिस्तान में अभी आ गई है, ये तो हम बहुत पहले से भुगत रहे हैं। मुझे आप ये बताएं कि कल जो 6 लोग, 2 लोग 3 लोग कल शहीद हो गए थे और 5 आज हो गए हैं। आप डन न्यूज की किसी भी रिपोर्टर से पूछ ले कि कोई भी पीटीआई का कोई मिनिस्टर, कोई एमपीए, कोई एमएनए किसी भी शहीद के जनाजे में गया है कुरम के इस तमाम तर मामले में? नहीं गया है। आप मुझे ये बताएं कि कल इन्होंने एक नामुनहाद काबीना का इजलास तलब किया है आदिल साहब, और उसमें यह कहा है कि हम 400 लोगों को जो है ना सिक्योरिटी चेक पोस्ट के लिए जो है ना भर्ती कर रहे हैं। भाई आप अपने अर्काइव को निकाल ले, डन न्यूज के अर्काइव को निकाल ले, ये बात इस वजीर आला ने 6 महीने पहले की है। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि कुरम में जो सूरत हाल बनी हुई है वहां पर तो कुरम हालत जंग में है, और मैं तो बिल्कुल बहुत बुरी बात है, बहुत नापसंदीदा बात है कि कुरम समेत जुनूबी अजला में और खैबर पख्तूनख्वा के जो कबायली अजला है वहां पर तो पाकिस्तानी रियासत की रेट जो है ना ये खत्म हो गई है, बिकॉज ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। बात खत्म है इसमें। अच्छा अकील साहब, ये जो आपने रेट खत्म होने की बात की, कल मौलाना साहब ने भी फ्लोर ऑफ द हाउस पे यही बात की कि खुदारा इस जानिब तवज्जो दी जाए, लेकिन जब आप सूबाई हुकूमत से बात करते हैं वो कहते हैं जी हमें तो एनएफसी वार्ड में जो हमें मिलना था, जो एक्स फाटा डिस्ट्रिक्ट्स में जो पैसे थे वो नहीं हमें मिल रहे, विफाक हमारे साथ जुल्म और ज्यादती कर रहा है। आप ये कह रहे हैं, आप पेशावर में बैठे हुए ये कह रहे हैं कि इसकी ज्यादा जिम्मेदारी और भरपूर जिम्मेदारी जो है वो सूबाई हुकूमत पर आती है। नहीं आदिल, आप आए थे गवर्नर हाउस में जो एक जरगा हो रहा था, आपने उधर प्रोग्राम भी किया था, थैंक्स टू यू। और उसमें जिन लोगों ने, उसमें आफ्ताब शहबाज साहब का इंटरव्यू किया, ठीक है, आपको पता है आफ्ताब शहबाज साहब ने उस वक्त मलक्कड़ डिवीजन में जिसकी आबादी खैबर पख्तूनख्वा की किसी भी डिवीजन से ज्यादा है, वहां पर 93 में रेट कायम की थी, 93 में एज इंटीरियर मिनिस्टर। जी कि इन्होंने कल जो फरमाया है, बहुत शुक्रिया उनका, हम बहुत मशहूर है, वज़ीर साहब ने फरमाया है कि हम 400 लोग जो है ना पोस्टों की हिफाजत के लिए जो है ना हम भर्ती कर रहे हैं। खुदा के बंदे 500 अरब रुपए जो आपको मिले हैं, और आर्मी चीफ की मौजूदगी में फैसल करीम कूली ने जो सवाल उठाया कि वो किधर खर्च हो गए हैं, बाकी चीजें छोड़े, तो आप जो है ना आपने जाकर जो है ना बयान या ये एस्टेब्लिश किया कि मैं स्मोकिंग करने बाहर गया हुआ था, मैं नमाज पढ़ने बाहर गया हुआ था। आदिल साहब, ये पाकिस्तान की सलामती का इशू है, और आप फिर मैं कहता हूं कि कल से लेकर आज तक जो 8-9 लोग शहीद हो गए हैं, आप अपनी टीम से कहे, अपने पेशावर ब्यूरो से कहे, कोई एक इनका मुजम्मती बयान हमें दिखाए कि इन लोगों ने शुहदा की, और बिल्कुल नहीं है। चले अकील यूसुफजई साहब, बड़ा आपने इन डेप्थ तज्जिया हमें दिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आईसीसी मेगा इवेंट का आगाज होने जा रहा है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान में तकरीबन 3 दहाइयों बाद कल से आईसीसी मेगा इवेंट का आगाज होने जा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान के 3 बड़े स्टेडियम तैयार किए गए हैं। इस इवेंट में दुनिया क्रिकेट की 8 टीमें मदे मुकाबिल होंगी। डिफाइड चैंपियंस पाकिस्तान की मेजबानी में चैंपियंस ट्रॉफी का बाकायदा कल कराची के नेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच से आगाज होगा। पाकिस्तान की मेजबानी में होने वाले ये इवेंट कराची, लाहौर और रावलपिंडी में खेले जाएंगे। सियासी हरीफ भारत और पाकिस्तान ने आईसीसी टूर्नामेंट्स के लिए एक दूसरे के
मुल्क का दौरा ना करने का फैसला किया था, जिसकी वजह से भारत अपने मैचेस अब दुबई में खेलेगा। इंडिया के फाइनल में ना पहुंचने की सूरत में लाहौर का कजाफी स्टेडियम चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल की मेजबानी करेगा। अगर इंडियन क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंचे तो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल फिर दुबई में होगा। इवेंट में शिरकत के लिए इंग्लैंड की टीम भी आज लाहौर पहुंच चुकी है, जबकि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान की टीमें पहले ही पाकिस्तान में मौजूद हैं। 8 टीमों के इस इवेंट में इंडिया भी शामिल होगा, जो अपने मैचेस दुबई में खेलेगा। इंडियन क्रिकेट टीम दुबई पहुंच चुकी है। वो अपना पहला मैच बांग्लादेश के खिलाफ इस जुमेरात को खेलेगी चैंपियंस ट्रॉफी में। विराट कोहली और इसके अलावा बड़े बड़े नाम जो है, स्टीव स्मिथ, बाबर आजम जैसे नाम एक्शन में होंगे। कई नाम इंजरी की वजह से चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर भी हो चुके हैं। कल होने वाले मैच से पहले न्यूजीलैंड को बड़ा धचका लगा जब कीवी टीम के फास्ट बॉलर लॉकी फर्गुसन पाव में इंजरी की वजह से चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हुए। इससे पहले न्यूजीलैंड को 15 रुकनी स्क्वाड में उस वक्त तब्दीली करना पड़ी जब फास्ट बॉलर उनके जो थे वो पट्टों के खिंचाव की वजह से इंजरी का शिकार हुए। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन पर भी पहले दिन से सवालात उठाए जा रहे हैं और न्यूजीलैंड ने हाल ही में पाकिस्तान को होम ग्राउंड पर शिकस्त से 2-4 कर चुकी है। याया हुसैनी पाकिस्तान के माने हुए स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। याया हुसैनी साहब, बहुत शुक्रिया। पहले तो ये बताइएगा कि पाकिस्तान के होम ग्राउंड पर ये टूर्नामेंट हो रहा है, आपको कैसा लगता है? कॉम्बिनेशन पाकिस्तान का कैसे है और क्या पाकिस्तान की मौजूदा टीम इस काबिल है कि इस एजाज का दिफा कर सके? आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक खेली जानी है, लेकिन पाकिस्तान की किस्मत का फैसला अगर मैं कहूं कि 19 से 23 के दौरान हो जाएगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इस मिनी वर्ल्ड कप में, जिसको टूर्नामेंट ऑफ चैंपियंस कहा जाता है, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। अच्छा, ग्रुप ए में पाकिस्तान जो मेजबान भी है, दिफाई चैंपियन भी है, रिवायती हरीफ भारत के साथ, न्यूजीलैंड के साथ जो कि 2000 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन है, और बांग्लादेश के साथ जो कि 98 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के पहले एडिशन का होस्ट है, उसके साथ है। पाकिस्तान 27 तारीख को पिंडी में बांग्लादेश के साथ मैच खेलेगा और उस मैच की अहमियत उसी सूरत बनेगी जब पाकिस्तान कराची में न्यूजीलैंड को हराए या दुबई में भारत के खिलाफ, इन दोनों में से कोई एक मैच जीतेगा। अदरवाइज जो पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच होगा पिंडी में, अगर पाकिस्तान इन दोनों मैचों में मुस्बत नतीजे देने में नाकाम रहा तो फिर एक डेड रबर होगा। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, अनप्रेडिक्टेबल कहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट को। आज टीम पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए थे और उन्होंने इस बात को अंडरस्टैंड किया कि टीम पाकिस्तान के मसाइल हैं। टीम पाकिस्तान को, लेकिन वो कह रहे थे कि रूल आउट नहीं कर सकते, अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। उनका कहना था कि गलतियां हुई हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि लोग निशानदेही कर रहे हैं, टीम पाकिस्तान के मसाइल हैं, लेकिन इसके बावजूद वो कोशिश करेंगे कि बेहतर क्रिकेट खेलें और लोगों से वो मुल्तमिस है कि टीम की अच्छी परफॉर्मेंस के लिए दुआ करें। अच्छा, आपने रिजवान का जिक्र किया, टीम के मसाइल हैं। पाकिस्तान के मेन प्लेयर्स पर अगर आए, बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, इनसे बहुत ज्यादा तवक्कुआत वाबस्ता हैं, लेकिन पिछले कुछ अरसे से प्लेयर्स, ये वाले प्लेयर्स खुसूसन फॉर्म में नजर नहीं आ रहे। इनका फॉर्म में आना पाकिस्तान के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? आया जब रिजवान से मैंने सवाल किया कि आपका ये 5वां आईसीसी का टूर्नामेंट है, शाहीन अफरीदी 6 आईसीसी का टूर्नामेंट खेल रहे हैं और बाबर आजम का ये 7वां आईसीसी का टूर्नामेंट है, और टीम पाकिस्तान के 3 इंतहाई अहम और जांदीदा खिलाड़ियों में आपका शुमार होता है। हम 92 वर्ल्ड कप की बात करें, हम 2009 आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की बात करें, ये 2017 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें जो विकेट कीपर सरफराज अहमद की क़यादत में हम जीतने में कामयाब रहे थे। टीम गेम क्रिकेट को कहते हैं, लेकिन इन तीनों आईसीसी के टूर्नामेंट में जहां पाकिस्तान टीम ने कामयाबी के झंडे गाड़े, पाकिस्तान ने ट्रॉफी को लिफ्ट किया, टीम पाकिस्तान की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं सामने वाली टीमों के लिए मुश्किलात का सबब बनी। तो मैंने रिजवान से पूछा कि आप, शाहीन या बाबर, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, किसी एक को चिप इन करना होगा, किसी एक की गैर मामूली कारकर्दगी टीम पाकिस्तान को दिफाई चैंपियन की हैसियत से सुरखरू कर सकती है। तो उन्होंने इस बात को अंडरस्टैंड किया। उन्होंने कहा आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन हमसे गलतियां हो रही हैं। हम हर किसी से यही सवाल कर रहे हैं कि हम बिल्कुल करीब जाकर जो है, कभी सेमीफाइनल में हार जाते हैं, कभी फाइनल में हार जाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि इन गलतियों का इदराक करें, अच्छे नतीजे देने की कोशिश करें। और उन्होंने इस चीज को अंडरस्टैंड किया कि वो, बाबर, शाहीन टीम के अहम खिलाड़ी हैं
और उनको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। अच्छा या ये बताइएगा, पाकिस्तान की हमेशा से जो स्ट्रेंथ है मेन हमारी, वैसे वसीम, वकार और शुएब और यू नेम देम, 4 मेन बॉलर्स के साथ पाकिस्तान मैच में नॉर्मली जाता है। बाकी जो 10 ओवर्स हैं वो तो पार्ट टाइम बॉलर से पूरे किए जा रहे हैं। ये एक वीक पॉइंट नहीं है पाकिस्तान का जो सामने आ रहा है? कह सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान का वीक पॉइंट 5वां बॉलर नहीं है। पाकिस्तान का वीक पॉइंट जो है वो 10 से 30 ओवर की बैटिंग और 10 से 30 ओवर की बॉलिंग है। अब आप पूछेंगे कैसे? तो उसका बहुत आसान सा जवाब है कि 10 से 30 ओवर के दौरान आप किस रन औसत के साथ बैटिंग करते हैं। आप जुनूबी अफ्रीका को जुनूबी अफ्रीका में 3-0 से हराकर आए हैं। आपने जुनूबी अफ्रीका के खिलाफ एक रिमार्केबल परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, रिकॉर्ड 353 आपने किए। तो वहां पर आप देखिए कि आपको स्टार्ट बहुत अच्छा मिला था। आपने 10 से 33 ओवर के दौरान रन्स बनाने की जो अपनी रफ्तार थी उसको 6.25 के रन औसत के साथ बैटिंग की। सेम इसी तरह जो आपका प्रॉब्लम बॉलिंग में है वो ये है कि आप 10 से 35 ओवर के दौरान विकेट नहीं ले पा रहे हैं। आप जब विकेट नहीं लेंगे, सामने वाली टीम रन्स करेगी, आखिरी 15 ओवर में आपको वो ठोक देगी। आपने जिस तरह देखा कि न्यूजीलैंड की टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में 8 फरवरी 2025 को ट्राई सीरीज के ओपनिंग मैच में आखिरी 10 ओवर में लगभग 125 रन स्कोर किए थे। तो ये टीम पाकिस्तान का एक आप कह सकते हैं कि कंसर्न वाला शोबा है। तो दोनों जगह पर पाकिस्तान टीम को जो है वो उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करना होगा। रिजवान की कप्तानी इस तमाम तनाजुर में अहमियत की हामिल होगी। हम 92 वर्ल्ड कप देख लें जहां इमरान खान नंबर 3 पर बैटिंग करने के लिए आए थे। 99 वर्ल्ड कप देख लें जहां पर अब्दुल रज़ाक को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। तो जनाब पाकिस्तान को कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा, कुछ थिंकिंग करनी होगी इन मसाइल के हवाले से। अदरवाइज टीम पाकिस्तान के लिए मसाइल है। याया हुसैनी, बहुत बहुत शुक्रिया। याया ने जाते हुए कहा नाज़रीन के पाकिस्तान को आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करना होगी, लेकिन मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान को आउट ऑफ द बॉक्स खेलना पड़ेगा, बिल्कुल उसी तरह खेलना पड़ेगा। आपको लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी याद है जो सरफराज अहमद की कप्तानी में पाकिस्तान जीता था? उस वक्त फखर जमान की बैटिंग किसी से नहीं भूली और जो मोहम्मद आमिर की बॉलिंग थी, और वो मैच मैंने बराह रास्त देखा था लंदन में, इसीलिए अभी भी वो आंखों के सामने है। तो जो टीम है, हमें तवक्कुआत हैं उनसे, एंड आई होप के तवक्कुआत पे वो पूरा उतरेंगे। और खुसूसन जो न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच है, अगर पाकिस्तान वहां से अपनी जीत का आगाज करता है और फिर दुबई में इंडिया को हरा देता है, तो उसके बाद बहुत से शायकीन ऐसे कहते हैं कि अब इंडिया से जीत गए, चैंपियंस ट्रॉफी बेशक ना जीतें, लेकिन आई होप कि चैंपियंस ट्रॉफी भी खैर खैरियत से भी होगी। बहुत बड़ा इवेंट है पाकिस्तान के लिए, तो एंजॉय कीजिएगा। आज के प्रोग्राम पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।